तो एक में आप बैठ जाओ, एक में बैठ जाओ तो ए में बैठ जाते हैं, राइट। हम ए में बैठ जाते हैं तो ए को हम कर देते हैं रेस्ट। अब ए नहीं चलेगा, ध्यान रखना। बी तुम्हारी तरफ आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट डालेंगे तो वेलोसिटी क्या बताएंगे, अपोजिट डायरेक्शन है ना, u1 प्लस u2। ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब सब कुछ आपको रिलेटिव देखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन भी आपको रिलेटिव देखने पड़ेंगे। तो इसका रिटार्डेशन पहले a2 था तो आप इसको रिवर्स करके वहां ले जाएंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो रिटार्डेशन हो जाएगा a1 प्लस a2। अब a बैठा है, b आ रहा है, हम चाहते हैं कि b तुम्हारे ऊपर न पड़ जाए भाई, a को बचाना है। तो जितना भी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा बिफोर वेलोसिटी 0, याद रखिए ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है, तो मतलब इसकी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है अगर वो d से कम होगा तो आप बच जाएंगे। इससे आसान हो गया ना क्वेश्चन। फाइनल स्पीड 0 स्क्वायर, इनिशियल स्पीड u1 प्लस u2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 रिलेटिव एक्सेलरेशन a1 प्लस a2 इंटू स्टॉपिंग डिस्टेंस s। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस देखिए आ गया u1 प्लस u2 होल स्क्वायर अपॉन 2 a1 प्लस a2। याद रखिए जो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया है, ये डिस्टेंस अगर एक्सीडेंट अवॉइड करना है तो ये डिस्टेंस कम होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा चलो इसको टच करके बैठ जाओ आप, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू डी। बस ये वैल्यू यहाँ डाल के आपका डी मिनिमम पता लग जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट। तो डी मिनिमम है, मिनिमम या ग्रेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। u1 प्लस u2 होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a2। सभी को समझ आया बेटा ये? यस सर। तो अभी हमने रेफरेंस फ्रेम किसको लिया है, रेफरेंस फ्रेम मैंने ए को लेके सॉल्व किया है। आप एक पॉइंट डाल दीजिए नीचे नोट में पॉइंट डाल दीजिए, उसे जान ही रहे आप लोग, फिर भी लिख लीजिए। और रिलेटिव एक्सेलरेशन इज डिटरमाइंड in the same manner as that of relative velocity, सर एक बार रिपीट करना सर। relative acceleration is determined in the same manner as that of relative velocity. दूसरा जो क्वेश्चन हमने आपको दिया है वो इसके पहले वाला क्वेश्चन देखिए। Man can swim at a speed of 5 km/h in still water। इसका सब कुछ आपको दे रखा है, एक बार डायग्राम बना के देखना, खुद देखना, इस सोल्यूशन पे मत जाना क्योंकि सीख नहीं पाएंगे ऐसे। हमने एक रिवर बना लें, रिवर की स्पीड 4 है ना, रिवर स्पीड 4 है, मैन स्पीड 5 है, विड्थ 1600 किलोमीटर, सीधे फार्मूला पर ही होगा ये। और आपको 127 डिग्री का मतलब हो गया 90 प्लस 37, 90 प्लस 37 मतलब आपको इधर से 37 डिग्री एंगल बना के जाना है। ये एंगल 37 डिग्री है। कितने वेलोसिटी से जाना, 5 से जाना। क्या निकालना है, फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ये तो फार्मूले पर ही बेटा ना, कर लोगे ये। देखो पहले इसको रिजॉल्व करो, 5 sin 37
5 cos 37। तो W के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, विड्थ के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कौन से वेलोसिटी है? 5 cos 37। आपको यहाँ से टाइम पता लग जाए, एक बार यूनिट चेक कर लेना। डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड किलोमीटर में है, तो इसको भी आप ना किलोमीटर बना लो। यूनिट का बड़ा चक्कर होता है। 1.6/5 इंटू, अच्छा ये थोड़ा ना ज्यादा फन्ने खा मत बनना, एक ट्रायंगल बना लेना, सही सही cos 37 डालना, क्योंकि ये बच्चे ना अपने आप को सोचते हैं मुझे याद है, पता लगे जो गलत करके आ जाते हैं। 3 मीटर साइड है, सबसे छोटी वाली साइड 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 4 के आगे बड़ा एंगल 53, 3 के आगे 37 डिग्री एंगल। अब साइन कॉस में कम से कम गलती आपसे नहीं होगी। कॉस 37 आएगा 4/5। तो 0.4 आवर लगेगा उसे क्रॉस करने में। क्लियर? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम अलोंग द रिवर। ड्रिफ्टिंग पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग द रिवर, तो रिवर के डायरेक्शन में, रिवर की वेलोसिटी हो गई 4 और बोट की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो -5 इंटू साइन 37। क्यों माइनस किया, समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes. इंटू टी, Yes, sir. इंटू टी। ये टाइम यहाँ डाल देना, फिर आपको पता लगेगा कि रिवर के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। सर इसमें जो एंगल दिया है 127 डिग्री, ये क्या है? समझ नहीं आया 127? हाँ सर, इसमें कैसे? रिवर के डायरेक्शन से 127 लो। 127 विद रिवर फ्लो नहीं लिखा है? हाँ सर। क्या नहीं समझ में, बताओ। 90 के बाद उसमें ऐड करोगे 37, तभी तो 127 बनेगा। ठीक है सर। हाँ चलिए एक रेन मैन की प्रॉब्लम देखिए। मैन एंड रेन। आप लोग करना चाहते हैं इसे? करेंगे, अभी ट्राई करेंगे 2 मिनट, 2 टाइम। यस सर। यस सर। करिए, देखिए, करके देखिए। इसका आंसर अजय बता देना। सर 12 है। 8.
सर 12 आ रहा है। सर 10, सर 8, सर 8, 10 किसका आ रहा है? 10 10 आ रहा है सर मेरा। सर 10 आ रहा है। आदित्य सर, सिस्टर 10 आ आ रहा है 10? आदित्य सिस्टर हैं? सर दोनों आदित्य के 10 आ रहे हैं। गुड, 10 आंसर है। यस सर 10 आ रहा है। अब क्या तुम लोगों का नहीं आया, लड़कियों का है बस दोनों का। तुम लोग वेक्टर से किए हो कंपोनेंट से किए हो बच्चे? ट्राई कैसे कर रहे हैं आप लोग, वेक्टर से या कंपोनेंट मेथड से? सर आई कैप जे कैप लिखिए। हाँ, आज का जेकैप से सही आंसर भी आता है और कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ बाकी लोगों को। आप मान लीजिए कि रेन की वेलोसिटी है a इंटू वाई कैप, और हम लोग अपने रेन चूंकि नीचे जाती है तो हम लोग माइनस बीजे ले लेते हैं। हमने बी नीचे की तरफ लिया है क्योंकि रेन तो नीचे जाएगी। ये रेन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जरा ध्यान रखना। जो हमें निकालना है, एक्चुअली में ए और बी निकालना है। हमें ए एंड बी फाइंड करना। हमने क्या माना देखा आपने? हमने माना है कि ए आई कैप मतलब हो गया इधर और बी मतलब हो गया डाउनवर्ड, क्योंकि माइनस बी लिया तो रेन यहाँ कहीं जा रही है, हमने अज्यूम किया है। और जैसे ही आएगा हम रेन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए बेटा, केस 1 में डायग्राम में नहीं जा रहा हूँ, मैं वेक्टर से कर रहा हूँ। तो केस 1 में देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन दिया है आपको 6 आई कैप। नाउ फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, a minus 6 I कैप माइनस बीजे कैप, a minus 6 I कैप माइनस बीजे कैप। बोला जा रहा है कि जो रेन गिर रहा है वो वर्टिकली गिर रहा है, वर्टिकली गिर रहा है, मतलब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो सिंस रेन इज फॉलिंग वर्टिकली का मतलब ये बताओ कि वर्टिकली, क्या 0 हुआ होगा? रेन अगर वर्टिकली फॉल कर रहा है दैट मीन्स वी आर साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0 माइनस 6 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो वी आर साइन थीटा बराबर आप हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा मीटर पर ए सेकेंड। तो आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ये निकल आ के आ गया, गई बी है। और मुझे निकालने हैं। केस 2 में अब जाएंगे यहाँ हम पे लोग। एक चीज ध्यान दो कि वी जब आर बोल रहा है फिर कि से ये निकालेंगे। बॉय है, इसकी अब वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी डबल कर दिया हो आप गई। लोगों ने? अब वेलोसिटी ठीक है, कर दिया है अब डबल। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? डबल हो गई। डबल तो सपोज a करो minus कि 12, ये हमारे पास जो बॉय था उसकी वेलोसिटी अब a की v2 हो वैल्यू गई। डाल दो, दैट जब इज पता कितना हो हो गया तो गया? इसकी वैल्यू डाल दो। ये हो गया 6 हमारे minus पास 12 minus 6 I कैप 6 किलोमीटर पर आवर था, तो अब J 12 कैप। किलोमीटर पर आवर हो गया होगा। ठीक है, और उसके आई में बाद लिखोगे डायग्राम अगर फोटो एक्स तो की बना लें। डायरेक्शन में चल माइनस रहा है। 6 I कैप मतलब ये हो तो गया अब माइनस जो 6 I बोल कैप रहा है कि इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस रेन BJ के साथ कैप। आएगी वो इसके साथ एंगल कितना बनाता है? 37 इसका डिग्री बनाता है पैराग्राम बना के वर्टिकल के डायगोनल साथ। बना लो। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दो कि और एंगल अब जो 37 वेलोसिटी कहाँ से ऑफ दिया है? रेन होगा विद विद रिस्पेक्ट टू बॉय वर्टिकल। सेकंड केस में वो क्या हो जाएगा? इसको मैं वी आर 37 माइनस डिग्री कर वी टू देता हूँ। करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितनी आ जाएगी? वी आर अब साइन tan थीटा 37 ले लो। माइनस 12। ठीक है, वी आर साइन थीटा माइनस 12 ये माइनस 6 हो गया, आई भी माइनस 6 है, 6 माइनस बाई बी। 6 सॉरी वी आर tan कॉस थीटा 37 जी। कितना होगा? ठीक है, 3 वी 4 आर 5 करके देखो, 3/4। कॉस थीटा जे। और ये बोल रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू बॉय है, मतलब जो रेन गिर रहा बॉय के ऊपर, रेन ड्रॉप्स, वो यार कितना 6 एंगल और B एक बनाता है? जैसे दिख रहा है 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ ऊपर वाला बनाता है। 6 है, नीचे वाला मतलब B है। ये जो है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय। ठीक है, B आ गया 8 है ना? ये वर्टिकल के 8 साथ कितनी एंगल फॉर्म कर रहा है? ये 37 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये 6 क्वेश्चन B में दे is रखा है। 8। ठीक है, तो ये देखो इसका जो आई कंपोनेंट होगा, जो यहाँ ये डाल वाली देना तो आपके कंपोनेंट होगी आंसर वो कितनी हो जाएगी? VR आ वी जाएगा। आर साइन थीटा माइनस 12, और ये वाली कंपोनेंट कितनी हो जाएगी? वी आर कॉस थीटा। इसका जितने भी मतलब बच्चे तो यही है ना, बेटे क्योंकि ये वी आर पहली भी बार अगर कोचिंग इसका कर तो रहे एक हैं एक्स या का कंपोनेंट तो इसका यही है। अब आप अपने यहाँ पे क्या KGO कर में भी सकते हो? 1037 याद रखिए देखो बेटा, वी अप टू आर रोटेशन अगर ये मोशन है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन काइनेमेटिक्स टू इक्वल रोटेशन। होनी चाहिए। ये तो मत यहाँ से समझना देखिए कि आप आपको वी डेफिनेशन लिखवाएंगे 1037 कोई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? डेरिवेशन कराएगा, है ही नहीं डेफिनेशन। मैथ से बोला 1037 इक्वल्स टू हम रोटेशन लिख तक कोई सकते हैं डेफिनेशन डेरिवेशन नहीं, कि आपको 11th वी एग्जाम देना आर नहीं है, साइन तो आप थीटा, याद रखिए ये वाली आपको वैल्यू वी जो आर बायो में साइन इंफॉर्मेशन थीटा पढ़ते हैं ना, माइनस 12 अपॉन फिजिक्स वी में आर टाइप्स कॉस ऑफ थीटा। क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी रिलेटिव आर वेलोसिटी में साइन कितने थीटा टाइप के क्वेश्चंस माइनस बनेंगे 12 वो आपके अपॉन कॉपी क्या में हो सारे जाएगा? होने वी चाहिए। आर कॉस थीटा आ यहाँ जाएगा। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है।
ठीक है। यहाँ और कोई साइन 37 की definition वैल्यू नहीं है, कितनी notes होती नहीं है, है? ये साइन mathematical 37 की concept वैल्यू है। होती 3/4 समझे आप, इक्वल्स टू कहीं वी कहीं आर कोई साइन थीटा conceptual की चीज वैल्यू आ हमने कितनी जाएगी, फाइंड कोई कर चीज आ रखी है? जाएगी बस। 6। तो ये हो जाएगा 6 अदरवाइज आप माइनस जब 12 जब भी कहीं अपॉन जाएंगे, वी जिस लॉज आर ऑफ मोशन में जाएंगे आप, कॉस थीटा आ हेडिंग जाएगा। डाला और मोमेंटम, यहाँ से वी आर नोबडी कॉस आस्क्ड यू थीटा की डिफाइन वैल्यू कितनी आ मोमेंटम। जाएगी? देखिए माइनस तुरंत 6 पूछेंगे आप इंटू इसमें 4 कितने टाइप के अपॉन 3 आ क्वेश्चन जाएगी। आते हैं, तो वी आर कॉस राइट? थीटा कितना आ जाएगा? तो आप वैरायटी ऑफ ये आ जाएगा प्रॉब्लम्स कितनी जान रहे हैं पर्टिकुलर 8 हेडिंग से रिलेटेड, मीटर पर वो सेकेंड। आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, और वो ये भी ध्यान रखना अगर है कि ये हमारे वाली मेडिकल के में हिसाब से हम जो देखें आती है वो वेलोसिटी वाली ऑफ रेन प्रॉब्लम क्या में लिखे थे? चाहिए। वी आर साइन हमें थीटा आई स्कूल वाली माइनस एकदम वी आर नहीं चाहिए, कॉस थीटा जे। हमें आईआईटी वाली नहीं ठीक चाहिए, है। लेकिन अब मेडिकल यहाँ वाली पे मुझे इस सारी वैल्यू को प्रॉब्लम पुट चाहिए करो। जो मेडिकल में आती हैं और मेरे सिंस हमारे कॉपी में पास उतनी वी होनी आर चाहिए, इक्वल्स टू क्या ये था? हमेशा याद रखना। वी आर साइन थीटा आई ये बच्चा उसको माइनस स्विच ऑफ करो, वी आर कॉस थीटा वोटर कार्ड चला रहे जे बगल था, में देखो। ये वैल्यू थी। तो ये कितनी आ जाएगी? देखो ये वी सबको आर समझ साइन आया, आई थीटा कैप आई, जे तो कैप वी आर रख साइन दो। थीटा की वैल्यू 6 आई थी। और ये माइनस ऑफ हमने कितनी इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस 8 जे। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए यस सर। 6 आई चलो दूसरी प्रॉब्लम देखो, प्लस 8 जे। एग्जाम्पल 8। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हमें फाइंड करना था। इसकी मैग्नीट्यूड पूछी गई है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? वी आर का मैग्नीट्यूड जो निकलेगा वो हो जाएगा रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ लोगों की इच्छा ले रहे हैं कि हम ट्राई करें, इसने सोल्यूशन भेज दिया है, आप सोल्यूशन देख रहे होंगे, ट्राई तो कर नहीं रहे होंगे, सोल्यूशन पे नजर जा रही होगी, अरे कैसे किया, वो सिंपल चीज है, आप देख लो। आप यहाँ से t सेकेंड बाद डिस्टेंस इतना तुमने ट्रेवल कर लिया, वेलोसिटी क्या लिया हुआ v2, तो v2t डिस्टेंस आपने यहाँ ट्रेवल कर लिया, और फिर यहाँ थे तुम, यहाँ भी तुमने v1t डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। पार्टिकल A यहाँ आ गया, पार्टिकल B देखिए यहाँ आ गया, A आगे चला गया, B भी ऊपर आ गया। अब जो बचा, ये वाला जो बच गया, ये सेपरेशन बच गया, कितना बच गया देख लो आप, d1 माइनस v1t, और ये भी बच गया ना, d2 माइनस v2t। अभी बेटा ये सेपरेशन है जो मुझे निकालना है, पहले हम पाइथागोरस लगा के इसे निकाल लेंगे, आप करना, सॉल्यूशन भी हमने उसमें दे दी है। आया सर ये लास्ट वाले क्वेश्चन कैसा है ना, जो आपने वो कराया था, मतलब वो दोनों, मतलब एक इस साइड जा रहा था दूसरा इस साइड, मतलब हाँ वो उसके जैसे ही है, उसके जैसे ही है, लास्ट क्वेश्चन एक बार कराया था। हाँ उसके जैसे ही है, बिल्कुल सही बात है। वहाँ एक आगे जा रहा था, यहाँ अप्रोच कर रहा है, उसको भी ऐसे कर सकते हैं, इजी रहेगा। इसके ये अप्रोच भी थोड़ी लेंदी रहेगी बट समझ ज्यादा आएगा। जो मैं भी कर रहा हूँ ना, ये समझ ज्यादा आता है, लेकिन थोड़ा इजी नहीं, इजी है बट थोड़ा लेंदी है। तो इसको आप डिफरेंशिएट करके जीरो करके क्या निकालेंगे? टाइम निकालेंगे। और जीरो कब करते हैं? जब मैक्सिमम मिनिमम होता है, समझ रहे हैं? दूसरी बात सुनो, अगर आप s को डिफरेंशिएट करेंगे तो पूरा रूट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। प्रिकॉशन है कि आप s स्क्वायर किया करिए, इसका एडवांटेज क्या है कि रूट से बच जाएंगे। समझ आया? यस सर। हाँ, तब स्क्वायर का फायदा है कि रूट से आप बच जाओगे, रूट का डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा, तो सिर्फ अंदर वाले टर्म करने पड़ेंगे। देखो सोल्यूशन समझ में आ गया देख के? आ गया। यस सर। आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज देंगे, आपको ना न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे, इसको एज ए फार्मूला भी टॉप पे कहीं लिख सकते हैं आप, तो लिख लेना, अगर याद आएगा तो अच्छा है, नहीं याद आएगा तो कोई बात नहीं। आइए मैं आपको ये रेक्टेंगल और हेक्सागन वाली प्रॉब्लम बता देता हूँ। सर स्क्वायर वाला बता दो। हाँ मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, सारे हो जाएंगे। ये किसी को डाउट है इसमें जो अभी किया हमने, ये डिफरेंशिएट क्यों किया, क्यों इसे जीरो लिया, और हमने रूट का न करके हमने स्क्वायर करके किया, सो दैट अंडर रूट से अवॉइड कर लूँ मैं अपने आप को। समझ आ गया? किसी को डाउट है?
हमारे 4-5 बच्चे तो समझ ही रहे हैं ये जो कह रहे हैं आना आना, बाकी लोग बोला करो जो नहीं समझ पाते हैं। कोई बेटा आपको पूछने वाला नहीं है। कराए ये बता दो। हाँ स्क्वायर करके कराए जो ये बता दो। ये बताओ, बचने जो कह रहे थे। तुम पहले ये बताओ कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आसान है, एक्स का डिफरेंशिएशन आसान है? एक्स का तो स्क्वायर करके करना है, रूट हट जाएगा। जीरो तो करना है ना तुम्हें राइट हैंड साइड, चाहे स्क्वायर के करे या बिना स्क्वायर करे, जीरो तो करना ही है राइट हैंड साइड में, तो स्क्वायर करके करो, रूट हट जाएगा। हाँ ठीक है सर। जैसे रूट एक्स प्लस वाई डिफरेंशिएट करना है, देख मैं करता हूँ हाफ अंडर रूट एक्स प्लस वाई, फिर चेन रूल लगाओगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी टी ऑफ वाई, ये करना पड़ेगा। और अगर स्क्वायर करके करता क्या आता, रूट गया डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी टी ऑफ वाई। आसान हुआ कि नहीं हुआ? आगे से ध्यान रखना, जब तुम्हें कोई दिक्कत हो तो स्क्वायर करके करना, रूट हट जाया करना, क्योंकि जीरो तो तुम्हें करना है ना लेफ्ट हैंड साइड में। प्रॉब्लम किस बात की है? एस का भी डिफरेंशियल से जीरो होगा तो ऐसे स्क्वायर का भी जीरो होगा। ये सब कुछ फायदा जो हो रहा है हमारा जीरो से हो रहा है। जीरो नहीं लिखा होता तो ये दिमाग हमारा नहीं चलता, बट क्योंकि मुझे जीरो लेना है तो चाहे मैं स्क्वायर करके करूं चाहे सिंगल पावर करूं, जो मुझे आसान लगेगा हम करेंगे। पॉइंट समझ में आया? नहीं भी नहीं आया? यस सर, आ गया सर। चलिए आइए मैं आपको बता दूं कि ये ट्रायंगल वगैरह 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। ट्रायंगल वाले आते हैं, स्क्वायर वाले आते हैं, हेक्सागन वाले आते हैं। इसमें होता ये है कि एक ले लेता हूँ स्क्वायर वाला, चलो ले लिया। अभी हम सिखा रहे हैं, फिर एक फॉर्मूला बताएंगे, उसे आप लगा के ऑब्जेक्टिव जल्दी कर लिया करना। तेरा 4% ABCD एक्चुअली A अप्रोचिंग B, आपने क्वेश्चन पढ़ा है, कुछ लैंग्वेज भी लिखा है कि नहीं लिखा है? देयर आर 4 पार्टिकल्स ABCD आर सिचुएटेड एट द वर्टेक्स। आप सुन लीजिए, मैं लिखा नहीं, मैं सुन लो मैं क्या कर रहा हूँ। देयर आर 4 पार्टिकल ABCD आर सिचुएटेड एट द वर्टेक्सेस ऑफ a square, side length small d, at time t equal to 0, at time t equal to 0 जो दिख रहा है मुझे डायग्राम। नाउ अब सुनिए आगे, each of the particles move with constant speed and A always has its velocity along AB. A always has velocity along AB, not side AB, along AB। जहां उसे B दिखेगा वहां भागेगा। B along BC, C along CA, C along CD, C along CD and D along DA। मतलब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जैसे B यहाँ गया ना, B यहाँ गया, A यहाँ गया, तो क्या ये B को कैच करना? आप जरा ध्यान से पढ़िए। एट व्हाट टाइम, आप लास्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट लाइन लिखिए क्वेश्चन का। एट व्हाट टाइम विल द पार्टिकल्स मीट ईच अदर, लास्ट लाइन लिखिए। एट व्हाट टाइम विल द पार्टिकल्स मीट ईच अदर। तो B को देख के A भागेगा, तो B जब यहाँ जाएगा ना तो A अपने आप को टर्न लेगा थोड़ा ऐसे, और C को देख के B ने जाना है तो B भी टर्न लेगा। C D को देख के जाएगा, D जैसे आगे दिखेगा तो यही टर्न ले लेगा। पकड़ना है तो टर्न लेना पड़ेगा ना, और D A को देख के भागना है तो D भी देखिए टर्न ले लिया। अब मैं अगर सारे पॉइंट को ज्वाइन करूं तो फिर से एक स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर दो चीजें दिख रहे हैं, स्क्वायर की साइड कम हो जाएगी, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली,
साइड लेंथ भी डिक्रीजिंग। और दूसरा पॉइंट इसमें है कि ये टर्न लेता रहेगा, स्क्वायर टर्न होता रहेगा। स्क्वायर घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे टर्न लेता रहेगा और इसकी साइड लेंथ लगातार कम होती जाएगी। ठीक है बेटा, साइड लेंथ विल डिक्रीज। और सेकेंड पॉइंट क्या है, ये टर्न होता रहेगा। ग्रेजुअली देखेंगे लास्ट में आके सभी सेंटर में एक साथ ही मिल जाते हैं ऐसे। हर किसी में ये होगा। तो आप इसमें से एक पार्टिकल कोई सा ले लो, सबको टाइम इक्वल लगता है जाने में। एक पार्टिकल कोई सा ले लो, आपने स्टार्ट किया था लॉन्ग टेंजेंट, फिर आप टर्न लेते गए, लास्ट में आके सेंटर में मिल गए। एक का निकाल लो, सबका टाइम इक्वल होगा। तो बच्चों बताओ जरा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ए? सेंटर में मिलना है a/√2। डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ ऑफ डायगोनल। डायगोनल लेंथ होगी √2 इंटू आइदर साइड, d/√2 आ गया डिस्प्लेसमेंट हर एक पार्टिकल का। अच्छा, अब देखो d/d का डायरेक्शन होगा अलोंग दी डायगोनल, और स्पीड तुम्हारी इधर थी इनिशियली, है ना? इनिशियली तुम्हारी स्पीड इधर थी। तो इसको रिजॉल्व करो, हमें डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, component along direction of displacement, v 45 है ना, v cos 45, v cos 45। So time t is equal to displacement divided by component of velocity along direction of displacement। तो आंसर देखो आ गया d/v। ऋतिक, पानी दे दियो, दे रहा मेरे गिलास। चलिए फॉर्मूला देख लीजिए, और फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। ये अल्फा एंगल है, ये अल्फा यहाँ 90 है, पहले वाले में अल्फा एंगल 60 है, लास्ट वाले में अल्फा एंगल 120 डिग्री है, होगा। तो शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कि आप लिख लिए साइड लेंथ अपॉन v प्लस v cos थीटा। थीटा पूरा एंगल डालना, आधा नहीं डालना, पूरा एंगल डालना, ध्यान रखिए ना। पहले केस में 60 डालेंगे, यहाँ थीटा 60 डालेंगे, इस वाले में आप बेटर अल्फा लिख लो इसको, इसमें 90 डालेंगे, इसमें 120 डालेंगे, सबका आंसर आता जाएगा। ये टाइम इसमें कम लगेगा, आप लर्न कर लीजिए फिर से। साइड लेंथ अपॉन v प्लस v cos अल्फा। अल्फा इज द एंगल between two sides of polygon. Alpha is angle between two sides of polygon.
क्या समझ गए आप लोग बेटा? समझ आया है? ये आपको फॉर्मूला कैसे यूज करना समझ आ गया? मैंने पूरा मेथड Yes, बताया sir. है, ये पूरा मेथड बताया, फॉर्मूला भी बता दिया है, उससे आप कर सकते हैं। Yes, sir. सर इस फॉर्मूले में सर सुन रहा हूँ, बोलो। सर उस फॉर्मूले में v प्लस वी कॉस अल्फा क्यों लिखा है? शॉर्टकट फॉर्मूले का क्यों पता लगता है बेटा? सर हैं? शॉर्टकट फॉर्मूले में कुछ क्यों रीजन जो नहीं होता, नीचे वाला देखो, रीजन देखना है तो ये तो फॉर्मूला बना के लिख दिया जाता है शॉर्टकट मार के। ठीक है, समझ गए हो? ठीक है सर, ठीक है सर। आप वो वाला में तो समझ जाना में आ गया, फिर इस बात पे- नहीं, लॉजिक में जाना तो नीचे वाला किए पर ऊपर वाला मत करो, ऊपर वाला काट दो आप। ये सब तो टाइम सेव करने के लिए होता है, वो उसमें इसमें कोई रीजन मत जाओ, रीजन समझ नहीं आएगा। ठीक है सर। अब लेकिन सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो भैया टाइम इतना है नहीं कि हम कंप्लीट मेथड पे करोगे तो पता लगी एक क्वेश्चन करने में तुम्हें 5 मिनट लग गया, उतने में दूसरा बच्चा 3-4 क्वेश्चन मार के निकल लिया। ये आप ध्यान रखना है लास्ट में, ठीक है? मैं उसमें लॉजिक पे नहीं गया हूँ, सीधे फॉर्मूला बता दिया हूँ। साइड लेंथ पूरा एंगल डालना, जैसे इस वाले में 45 डाला था, यहाँ 45 90 पूरा डालना है। आंसर भी देख लो आप लोग, पहले वाले कितना आंसर आएगा, पहले वाले में टाइम आएगा साइड लेंथ अपॉन वी प्लस वी कॉस 60, वी कॉस 60 होता है हाफ। इसमें जाएंगे साइड लेंथ अपॉन वी प्लस वी कॉस 90 0, एल बाई वी आया। इसमें जाओगे साइड लेंथ अपॉन वी प्लस वी कॉस 120, वी कॉस 120 माइनस हाफ होता है, ये आंसर आ गया 12 बाई वी। तो हमने कुछ वैरायटी आपको यहाँ लेके बता दिए हैं, अब आप लोग कुछ प्रॉब्लम्स अपने आप करना। तो हमने जो डाला आई थिंक हमने डिस्कस कर दिया, 25 कर दिया, ये भी कर दिया, ये वाला भी कर दिया। सर v प्लस है, v माइनस है। प्लस है यार, L अपॉन v प्लस v कॉस 2 पाई बाय n जो आपने बताया है। 2 पाई बाई कहाँ? 2 पाई मैंने किधर बता दिया? नहीं सर, ये नीचे क्या लिखा आपने, मतलब कुछ नहीं लिखा, upon तुम बताओ क्या लिखना चाहिए, तुम छोड़ इसको, बताओ ट्रायंगल वाले में क्या लिखोगे? एल अपॉन v प्लस v कॉस 60, और इसमें स्क्वायर में v प्लस v कॉस 90 90, होगा। लास्ट वाले में v प्लस v कॉस 120 हाँ, माइनस हो तुम गया देख मैंने क्या लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है? ठीक देख मैंने सब हटा दिया, मैंने कुछ नहीं लिखा है, अब कर लेना, ठीक है बेटा? cos 120 की वैल्यू निकालने में दिक्कत कुछ लोगों को होगी। cos 120 निकालने का मेथड ये देखो, किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इसको आप लिख लीजिए, 90 प्लस भी कर सकते हैं, 180 माइनस भी कर सकते हैं, तो 90 प्लस 30 भी आप इसे कर सकते हो। एंड cos 90 प्लस 30 ये होगा माइनस ऑफ साइन 30, साइन 30 होता है हाफ, तो माइनस हाफ हो गया इसकी वैल्यू। अगर आपकी प्रैक्टिस 180 से है तो cos 120 को आप 180 माइनस क्या करेंगे? 180 माइनस 60 करना पड़ेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव देता है और cos 60 भी यहाँ cos रहेगा, 180 के साथ कन्वर्जन नहीं होता है साइन cos में, इट इज अगेन cos 60 माइनस हाफ। तो दोनों हमने लिख दिया है, एक बार आप सब लोग देख लो, इसको नोट कर लो, कभी जरूरत पड़ेगी ध्यान रखना। मोशन प्लेन का सर्कुलर मोशन हम लोग एक बार ही करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सर्कुलर मोशन आएगा तो हम एक बार में सारे सर्कुलर मोशन सॉल्व करेंगे, जितने भी सर्कुलर मोशन है एक बार ही करेंगे, ठीक है ना? अब हम जा रहे हैं दूसरे चैप्टर में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में।
फोर्स क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या है। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस जरा कोई बताएगा मुझे, बताओ क्या क्या होते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स, न्यूक्लियर वीक फोर्स है ना। यस सर। सर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग का रेंज बताओ। ग्रेविटेशन फोर्स है रेंज, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स का रेंज बताओ। -15 होते हैं। स्ट्रॉन्ग का -15 होता है, वीक का कितना होता है, वीक का 1 फर्मी। -15 को फर्मी बना दिया, बहुत दिमाग लगा रही है। न्यूक्लियर वीक क्या बताओ, वीक का 10 to the -16। -16। तीसरा होता है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल का इन्फिनिटी। और चौथा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलो। मैग्नेटिक। ओके। यस सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसका रेंज इन्फिनिटी। ये सब दिया है फिजिकल वर्ल्ड के चैप्टर में, ठीक है ना। फिजिकल वर्ल्ड पढ़ लेना, वहाँ दिया होगा। चलो एक चीज और भी बता दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मीडिएटेड पार्टिकल क्या है, मीडिएटेड पार्टिकल। आपको समझ में आ रहा है मीडिएटेड पार्टिकल क्या होते हैं। फोटोन। ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो। अब आप बड़े हो गए तो आपसे बात हम कर सकते हैं, 11th 12th में छोटे होते हैं, ज्यादा बात नहीं कर सकते, उल्टा सीधा। ये बताओ कि इंडिया में तलाक बहुत कम होते हैं, क्यों, एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज। समाज में रहते हैं ना सर, यहाँ समाज के ज्यादा। समाज नहीं बेटा, जल्दी शादी होती थी इंडिया में, अब होने लगे हैं तलाक। इंडिया में 20, 22, 25 तक शादियां हो जाती थी, 1-2 साल में बच्चे हो जाते थे। और बच्चे हैं मीडिएटेड पार्टिकल, है ना। हमारे घर में भी होता है, हमारे वाइफ में झगड़ा कभी हो जाएगा ना, तो वाइफ फिर भी खाना बनाती है। पता है किसके लिए, मेरे लिए नहीं बनाती, मेरे लिए नहीं बनाती, वो बच्चों के लिए बनाती है, मैं भी खा लेता हूँ, है कि नहीं। तो इंडिया में जो बच्चे हमारे हैं, ये बहुत जल्दी पैदा होते हैं। इंडिया में लोग रखते हैं बच्चे जल्दी, और ये बच्चे हमारे मीडिएटेड पार्टिकल हैं, जो हम दोनों को एक साथ बाउंड करके रखते हैं, फैमिली को एक साथ बाउंड करते हैं। ये है मीडिएटेड पार्टिकल का मतलब। ऐसे ही न्यूक्लियॉन्स में, ग्रेविटेशन में, जैसे दो मासेस हैं, बीच में एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं, आपको दिखते नहीं है, वो एक पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं। एक मीडिएटेड पार्टिकल है जिसको वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, और उसमें उनका फोर्स स्ट्रांग बन जाता है। तो मीडिएटेड पार्टिकल का मतलब होता है ही। तो न्यूक्लियर स्ट्रांग में मीडिएटेड पार्टिकल क्या है, और वीक में क्या है, ग्रेविटेशन में क्या है, और इसमें क्या है। इसमें तो सब सही बता रहे हो। नीचे वाले में फोटोन होते हैं, ग्रेविटेशन में ग्रेविटॉन। टॉन लगाना आगे ना, यस। आगे टॉन लगाना, ग्रेविटॉन है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर में मैसॉन होता है, और वीक में पाइमेजॉन और पाइमेजॉन। इसमें बोसॉन होते हैं, और उसमें बोसॉन होता है, पाइमेजॉन। पाइमेजॉन। स्पेलिंग मत जाना भैया, फीलिंग समझना, ठीक है। पाइमेजॉन होते हैं, ठीक है। बट हमें यहाँ जो पढ़ना है, वो हमें यहाँ न्यूक्लियर नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ न्यूक्लियर वीक नहीं पढ़ना है, ग्रेविटेशन नहीं पढ़ना है। ग्रेविटेशन थोड़ा तो पढ़ेंगे, फिर भी हमें यहाँ ये फोर्स पढ़ना है। अब मुझे बताओ जरा कि फ्रिक्शन फोर्स इस चार में से किस कैटेगरी में डालना चाहते हैं। ग्रेविटेशन। दो बॉडी भी जो फ्रिक्शन काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही डालोगे और कहाँ डालोगे। और टेंशन इन स्ट्रिंग किस में डालोगे, रस्सी में जो टेंशन किस में डालोगे, ग्रेविटेशन। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस चैप्टर में जो भी पढ़ने जा रहे हो बेटा आप ना, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, समझे, सारे के सारे फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। हाँ, एक एमजी आएगा जिसको हम ग्रेविटेशन में डालेंगे बस।
बाकी जो भी पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर में सारे के सारे ये हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस बात का जरा आप ख्याल रखना, ठीक है ना। तो आप जैसे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, थर्ड लॉ पढ़ेंगे, पढ़े हैं, मतलब पढ़ेंगे क्या, पढ़े हैं आप लोग। ये फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स थे, जिसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोला जाता है। जरा इसमें नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए, लॉज ऑफ न्यूटन। लॉज ऑफ न्यूटन, लॉज का मतलब जानते हैं, चैप्टर बेसिकली 3 लॉ से जाना जाता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो लॉज ऑफ न्यूटन आर नॉट वैलिड, लिख लीजिए जरा एक लाइन, नॉट वैलिड for situations involving high speeds, सर एक बार रिपीट कर दो। involving high speed, तो स्टार्टिंग वाला बता दूंगा अभी, आगे लिखो। और very small size, मतलब बताएं, देखो सुनो। तुम परेशान करने में मुझे आनंद आता है। 12वीं पास को पढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, सब समझ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बताओ इधर उधर, सब समझ जाते हैं। जो नहीं समझते हैं वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि यार वो समझ रहा है मैं भी समझ ही जाऊंगा आज नहीं कल। कुछ ऐसे होते हैं जो समझते नहीं है लेकिन बोलते नहीं है। मुझे लगता है मेरी बेइज्जती हो जाएगी, चुप रहो यार, कोई ना कोई पूछ ही लेगा, उसी में हमारा भी हो जाएगा, है ना। सुनो, अगर 2 बॉडी की स्पीड लाइट के आसपास हो गई है ना, नियर टू लाइट, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड कर दिया आपने, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तो हो नहीं सकती, तो बेटा ये इनके मास बढ़ जाते हैं। सुना हुआ आपने, नहीं सुना हुआ, बताओ। यस सर। यस सर, एक फॉर्मूला भी होता है। यस सर। 1 माइनस 1 बाई हाँ, सबको याद है। किस चैप्टर में पढ़ा था फॉर्मूला, ये बता दो। चलो अच्छा, नहीं टॉपिक बताओ। साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन थी, तो इसीलिए न्यूटन कहते हैं भैया देखो, अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो मेरे मास चेंज हो जाएंगे, और इस चैप्टर में मास हम चेंज करेंगे नहीं। तो स्पीड बहुत ज्यादा होगा तो ये लॉज ऑफ न्यूटन फॉलो नहीं होंगे। और इन्होंने बताया कि अगर आप बहुत छोटी साइज कर देंगे, आपको पता है कि पॉइंट मास की बात कर रहे हैं एक्चुअली, बहुत छोटा साइज लाइक एटम, उसमें एग्जांपल लिख देना, एटम जैसे आ गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चले जाओ, तो ये फोर्स काम नहीं करता है, ये आपके लॉज ऑफ न्यूटन काम नहीं करते, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं आते। क्लासिकल का मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। बेसिकली न्यूटन ने इसमें बड़े बड़े बॉडी लिया हुआ है, मतलब माइक्रो नहीं लिया हुआ, मैक्रो लिया हुआ है ना। माइक्रो समझ रहे हैं ना, माइक्रो बहुत छोटे पार्टिकल हैं, एटम, न्यूक्लियन, ऐसे इन्होंने मैक्रो साइज के पार्टिकल लेके स्टडी करा हुआ है। चलो हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस बता देते हैं आपको, जो मुझे यहाँ पढ़ना है। फर्स्ट लिख लीजिए नॉर्मल रिएक्शन। मेनली चैप्टर में नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन, फ्रिक्शन और सूडो फोर्स, 4 फोर्सेज हैं जो ज्यादा यूज करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन, तो मुझे लग रहा है जितने बच्चे बैठे होंगे अपने लाइफ में सबसे ज्यादा 11th में चैप्टर कोई पढ़े होंगे, तो मुझे लगता है न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे। इतना मेहनत तो मुझे लगता नहीं किसी चैप्टर में तुमने किया होगा। यस सर। तो सबसे ज्यादा मेहनत बच्चे इसी लॉज ऑफ न्यूटन में ही किए होते हैं, पुली करना, ये करना, वो करना। तो ये चैप्टर आपका ऑलरेडी अच्छा है, तो ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं, बट हम बताएंगे सारी चीजें। देखिए नॉर्मल रिएक्शन सर 11th में की, ऐसे मत बोलो यार, 11th नहीं की, 11th नहीं नहीं तो की, 10th के बाद नहीं की। 10th के बाद कौन 12th में सीधे आता है भाई। सर ऐसे देखा था मैं, कॉमा में था, फिर 11th में निकल गई, क्या निकल गई? 11th निकल गई थी, मैं कॉमा में था सर।
अरे यार तेरे साथ तो वास्तव गड़बड़ हुआ। अच्छा तो 11th पास कर दिया उन्होंने उस साल? हाँ पास कर दिया, तो मेरी याददाश्त चली गई थी, मैं कॉमा में था ना, तो हुआ कैसे तुम्हारे साथ? ये तुम्हारा नाम क्या है? बादल सराव। बादल सराउत। कहाँ रहते हो तुम यहाँ? होडल सिटी। रहते बहुत दूर हो। हाँ वीकेंड जो बुला के एक आध दिन बुला के वीकेंड में आप कुछ करा भी नहीं सकते, तुम तो रहते बहुत दूर हो। तो हाँ, अभी तेरे पास बुक 11th की है कि बुक भी नहीं लिया था? सर बुक तो है सर, प्रदीप है सर उसमें एक्सटर्नल में, और NCERT है। अच्छा तो कैसे करोगे? आसपास कोई और बच्चा नहीं है? आसपास पढ़ने वाला और कोई नहीं है जो थोड़ा बहुत तुम्हें गाइड कर दे 11th की? हाँ सर है सर बच्चे तो। अच्छा अगर जरूरत पड़े तो आसपास जैसे जाऊँ, लेकिन जैसे डेफिनेशन वगैरह तुम लिखा नहीं पाएंगे बेटा। डेफिनेशन वगैरह लिखवाने में सारा टाइम उसी में चला जाएगा ना। तो मैं तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जाऊंगा, जहाँ नहीं होगा बता देना, ठीक है बादल? हम कोशिश करेंगे जितना हो जाए। एक बार जब यहाँ आना जाना हो जाएगा तो बुला उला के कुछ पढ़ाएंगे, क्या कहें बताओ। रियली मुश्किल काम हो जाता है ऐसे सिचुएशन। और एक्सीडेंट हुआ था या कोई तबीयत और किसी रीजन से खराब हुई थी? एक्सीडेंट हुआ था। चलो हेलमेट लगाया करो। तो लगाते होगे हेलमेट कहीं जाते होगे तो? नहीं सर, मॉर्निंग वॉक के लिए गया था जब हुआ था। अच्छा होटल वगैरह में शहर में थे? शहर में इतना सुबह सुबह कौन गाड़ियाँ तेज चलाते हैं लोग? हाँ सर, वो होते ना जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए होती हैं। अच्छा इस तरह की गाड़ियाँ थी? हाँ सर। चलो कोई नहीं। तो हाँ सर। तो पहले से ही बताओ, एक्सीडेंट होने के बाद पहले से तुम्हारी मेमोरी बढ़ी है या घटी है? तुम्हें क्या लगता है 10वीं के कंपैरिजन में मेमोरी ज्यादा अच्छी हुई है नहीं कम हो गई? कम हुई है सर थोड़ी। अच्छा हमारे तरफ एक बच्चा था, वो उसको इलेक्ट्रिक का शॉक लगा, पतंग उड़ा रहा था, तो वो कॉलोनी घर वगैरह में छत वगैरह बहुत लोग ग्रिल वगैरह नहीं बनाते, तो पोल पर गिर गया वायर पे, तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, बॉडी उसकी बेकार हो गई। लेकिन दिमाग उसका पहले से बहुत अच्छा हो गया। अभी वो तो DC से इंजीनियरिंग भी कर लिया, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, कहीं जॉब भी कर रहा है। लेकिन पता वो हाथ वाली वो गाड़ी यूज करता है, उसकी बॉडी कोई उठा के बैठाना पड़ता है। मेरा तो सर सिर फट गया था, मैं पूरा मतलब डॉक्टर ने जब मुझे देखा था तो बोल दिया था कि मर चुका है। वो तो वेंटिलेटर पे था, तो जैसे तैसे कुछ हुआ तो हुआ। चलो ठीक है, मेहनत करो बेटा। अब वहाँ से बच गए तो तुम्हारा जो अच्छा हो जाएगा आगे फिर। चलो तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब देखो भैया, पहली बात नॉर्मल का मतलब होता है राइट एंगल टू द सरफेस। राइट एंगल टू द सरफेस। तो रिएक्शन का मतलब होता है एक्शन रिएक्शन पेयर। सुना होगा सबने, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसी की बात है। नॉर्मल रिएक्शन निकालने का कोई फार्मूला नहीं है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसे इक्वेशन में जाके निकालनी पड़ेगी। डायरेक्शन की बात है, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, और दूसरा पॉइंट यही लिख देना टूवर्ड्स बॉडी होता है। आप लोग म्यूट कर लीजिए, आप लोग म्यूट करके रखिए, जब कुछ पूछोगे तभी करा करो। टूवर्ड्स बॉडी रहेगा हमेशा, राइट एंगल टू सरफेस रहेगा, और एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई सरफेस लिया, इस पर एक बॉडी रख दिया, तो बॉडी का जो वेट होगा mg, यहाँ बॉडी दिखा देता हूँ, mg सेंटर में दिखाना, और सरफेस इस पर एक रिएक्शन देगा। mg एक्शन है, ध्यान देना, mg एक्शन है नहीं है। चलो थोड़ी देर बाद बात करते हैं। नीचे से अर्थ ने टेबल ने इस पर एक रिएक्शन लगाया ऊपर की तरफ, चूंकि राइट एंगल है इसलिए साथ में n लगा सकते हैं, n फॉर नॉर्मल रिएक्शन। और देखो हमने टुवर्ड्स बॉडी लगाया है ना, टुवर्ड्स बॉडी लगाया है, और ये पेयर में होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। तो आप ग्राउंड तुरंत बना लेना नीचे, इसी का पेयर ग्राउंड के लिए डाउनवर्ड दिखा देना।
देयर आर 3 फोर्सेस, बॉडी में 2 फोर्सेस हैं, एक mg है, दूसरा n है, और ग्राउंड पर हमने n दिखा दिया अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो आपने पेयर में दिखाया फोर्स, जो फोर्स तुमने पेयर में दिखाया है ये वाला, यही दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। mg is neither action nor reaction, neither action nor reaction। ये कुछ भी नहीं है, न एक्शन है न रिएक्शन है। एन जो ले रहा है, कैपिटल एन जो आप देख रहे हैं ना, इसी में से एक्शन रिएक्शन होते हैं। डायरेक्शन समझ में आ गया? अर्थ के अंदर बैठना, एरो अपने अंदर लगाना, बॉडी के अंदर बैठ जाना, नॉर्मल अपनी तरफ लगाना। mg हमेशा सेंटर में लगाया करो, सेंटर ऑफ मास पर हमेशा डाउनवर्ड तरफ, है ना। mg इज ऑलवेज डाउनवर्ड, mg की कोई बात करनी नहीं है। जैसे मैं इंक्लाइन प्लेन लिया, इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी रख दिया है, बॉडी रखी हुई है पड़ी अभी, बॉडी प्लेस्ड है। बस हम दो चीज की बात करेंगे अभी, mg और नॉर्मल की। तो mg कहाँ दिखाएंगे? यहाँ लेंगे और ग्राउंड सरफेस के परपेंडिकुलर mg दिखाएंगे, ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर mg दिखा देंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स इसके नॉर्मल रिएक्शन देखिए यहाँ से लग जाएगा, ये सरफेस लगाएगा ऑन द बॉडी, तो आप यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर भी जा सकते हैं। ये एक्चुअली बॉडी नहीं लगाया है, बॉडी पर सरफेस नहीं लगाया है। और आप चाहें तो इसका पेयर भी दिखा सकते हैं, नॉर्मल का पेयर भी दिखा सकते हैं। फॉर द सरफेस इट इज डाउनवर्ड, ऐसे 90 दिखाना, इसको 90 के अलावा कोई एंगल होता नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट आप लोगों को? यस सर। तो देखो ये वर्टिकल वॉल है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और हमने एक लैडर यहाँ दिखा दिया है। रिएक्शन दिखाना है ऑन द लैडर। इंक्लाइन जो रॉड है ना, ये वाली ओरिजिनल रॉड ले लेते हैं, इस पर हमें नॉर्मल रिएक्शन दिखाना है। कितने कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं इसमें? दो। एक इधर है ना। तो सरफेस के राइट एंगल, ब्लैक वाले, हाँ जो ब्लैक वाला सरफेस है, ब्लैक वाली सरफेस के राइट एंगल। अगर हम यहाँ से थोड़े टाइम के लिए आपको मैं रॉड यहाँ से अलग कर दूं, सेपरेट रॉड कर दूं, इसी डायग्राम में दिखा रहा हूँ मैं, आप देख लेना। राइट एंगल टू द सरफेस, ये सरफेस है और ये इसका फोर्स है। ऐसे लगेगा नॉर्मल, यहाँ से ऐसे लगाना नॉर्मल। आगे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं आप ऐसे। सरफेस ने लगाया ऑन द रॉड। अब समझ में आया सबको कैसे लगाना था नॉर्मल? यस सर। जैसे मैंने एक स्फीयर ले लिया। एक्चुअली बेटे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, मेरे दिमाग में भी हैं, पर आप लोगों को थोड़े से टाइम का लिमिटेशन है, इसलिए मैं ऐसा डॉक्टर हूँ जो सारी दवाइयाँ आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आप इस समय पचा नहीं सकते, समय नहीं है। दो चीजें हैं गड़बड़, बट जितनी जरूरी है उतनी तो आप खा सकते हो। देखो मैंने इसके अंदर एक रॉड रख दिया है, फिर से ना रेड कलर का रॉड रख देता हूँ। ये स्फीयर के अंदर रॉड है। नॉर्मल एक्शन निकालना भी सीख ले तो आप नॉर्मल एक्शन निकालना भी जरा सीख लो। यहाँ देखो रॉड का मास m kg है, लिखिए फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन
on the rod by sphere. Magnitude of normal reaction on the rod by sphere. करो जल्दी करो जरा। रॉड का मास m kg मान लो, और सुनो और कुछ और देना मुझे, रुक जाओ। लेंथ ऑफ रॉड लिख लो, लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। रॉड की लेंथ स्फीयर के रेडियस के इक्वल है। मास m kg है, रॉड की लंबाई जो रेड वाली रॉड है इसकी जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल है। तो आपको बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? तू सोने दी गहरी। क्या हुआ? आधे गए चले गए बेटा? सर mg/√3 mg/√3 अगर दोनों साइड से mg/√3 लिख दिया। और कोई? 2mg/√3। इसको सर क्या हो गया? 2mg/√3 आ जाएगा। 2mg/√3 अच्छा, दूसरा आंसर 2mg/√3 आ गया। अच्छा, mg/√3 नहीं, 3 आंसर आ गए। एक आंसर और बोलो जल्दी से, ऑप्शन बन जाए 4। अब कोई सही होगा इसी में से, मुझे तो करना पड़ेगा, मुझे आंसर थोड़ी नहीं पता है। अरे हमारे बालक जो TR01 लास्ट ईयर जो TR01 बैच के बच्चे होंगे, ये हैं 2-4। अरे शांत क्यों बैठे हो, बताया करो आप लोग भी। लक्ष्य बता तो दिया 2mg/√3। अच्छा, लक्ष्य यस सर। तू भी कुछ बोला वोला कर भैया। बीच में बोले थे थोड़े से आंसर, लेकिन ये वाला आ नहीं रहा। ये तो तेरे स्कूल की होगी आदित्य। कौन से स्कूल से थे तुम? एमवीएन से थे? एमवीएन क्या तुम्हें किसी गवर्नमेंट किस स्कूल में तुम्हें पढ़ाया? आई है मेरे को एमवीएन में तुम भी पढ़े हो एमवीएन में? यस सर, एमवीएन में पढ़ रहा हूँ। अब मैंने कहा सक्षम को तो पढ़ा दिए लोग एमवीएन में, तुम्हें पढ़ा दिए गवर्नमेंट स्कूल में। नहीं सर, एमवीएन में था। तो तेरे ऊपर तो बड़ा प्रेशर होगा बेटा सक्षम को लेके, है? सर बहुत ज्यादा है। होगा प्रेशर बेटे तेरे ऊपर, क्योंकि वो तो कर लिया था तुम लास्ट ईयर टाइम, तेरा वेस्ट ही हो गया। चलो इस साल अच्छे से पढ़ो। अभी देखो एक हमारी आदिति है, प्रेशर इन पर भी है बहुत ज्यादा बच्चों पर। कोई नहीं, प्रेशर से ही आगे इम्प्रूवमेंट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं इसको स्फीयर पे जा रहा हूँ। आप देखिए, पहली बात, आप हमेशा राइट एंगल बनाएंगे, तो जब भी राइट एंगल बनाएंगे सरफेस पे टेंजेंट बनाया करो। हमेशा सरफेस पे टेंजेंट बनाया करो। सरफेस का राइट एंगल बनाएंगे तो ये जाएगा सेंटर ऑफ स्फीयर से। राइट एंगल टू टेंजेंट बनाएंगे ना तो ये कहाँ जाएगा? अलोंग द सेंटर ऑफ स्फीयर जाएगा। ये ब्लू वाली लाइन एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन है। बाय ज्योमेट्री ये रेडियस और इसको भी तूने ले लिया रेडियस,
ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया ना। बोलो बादल, समझ रहे हो बादल? यस सर। देख आर आर, नीचे वाला भी आर। अब मैं रॉड अलग से निकाल लेता हूँ, रॉड बना लेता हूँ पहले। एमजी इसके सेंटर में दिखा दो। एन की डायरेक्शन पहले जैसा है वैसा दिखा लो। अब आप एन को रिजॉल्व कर लो ऊपर की तरफ। एन साइन 60, इधर से भी रिजॉल्व कर लिया है। एन साइन 60, हॉरिजॉन्टल में कोई फायदा नहीं है। हॉरिजॉन्टल वाले आपस में आमने सामने रहते कैंसिल हो जाएंगे, इधर से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वर्टिकल वाले बचेंगे, तो दोनों ऐड कर ले। एन साइन 60, एन साइन 60, दोनों वर्टिकल वाले देखना, वर्टिकल वाले ही वर्टिकल वाले को बैलेंस करते हैं। 2n साइन 60 इज इक्वल टू mg। ये √3 आ गया ना, √3 आ गया, √3/2 राइट। 2 कैंसिल, कहाँ गई ये 2mg/√3 वाली है? लेकिन टोटल नॉर्मल तो हम दोनों साइड से जो ऐड होके मिलेगा वो होगा ना। तो ले तो लिया n साइन 60, n साइन 60। नहीं सर, पर आपने बोला नॉर्मल रिएक्शन निकालो, तो n की वैल्यू तो हम दोनों तरफ से ऐड करके बताएंगे ना। नहीं ऐसा नहीं है, वो फिर रिएक्शन तो एक ही बताएगी, दोनों तो आइडेंटिकल ही हैं। 2n साइन 60, 2n साइन 60, 2 कैंसिल, इट इज n√3, mg/√3 आंसर आएगा। अच्छा तुमने उसको डबल कर दिया है? यस सर, क्योंकि सर दोनों साइड से तो लग रहा है एन, तो अगर टोटल नॉर्मल रिएक्शन बताएंगे। मत करो ऐसा, ठीक है, अलग अलग बताना, दोनों एक ही हैं तो एक ही बताना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ रहे थे, हम टेंशन की बात कर लेते हैं। देखिए नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन समझना टफ नहीं है, मेन प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन में जाके आंसर निकालना, ये टफ रहेगा आप लोगों के लिए। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करवानी पड़ेगी अपनी। तो दूसरा पॉइंट है टेंशन, सेकंड फोर्स टेंशन। टेंशन नहीं पढ़ा तो लगता है चैप्टर ही नहीं पढ़ा। टेंशन का नाम जब भी लेंगे तो पुली जरूर साथ में आ जाएगी। तो अभी हम लोग टेंशन निकालना सीख लेंगे, डायरेक्शन सीखना है, 2 चीज सीखनी है बस। तो आप जैसे कोई रस्सी लटका दीजिए यहाँ से, रस्सी हमारी मासलेस है, मासलेस है। तो मासलेस रस्सी में कि जब भी कोई लोड अटैच करेंगे ना, जिसको मास अटैच किया, नीचे फोर्स लगा mg, या हर एक पॉइंट पर, पॉइंट कहीं भी आप ले लो, एट ईच पॉइंट टेंशन रिमेन्स सेम। क्या होगा mg। कोई सा पॉइंट ले लो आप, ए पॉइंट ले लो, बी पॉइंट ले लो, सी पॉइंट ले लो, कहीं भी पॉइंट आप ले लीजिए, एट एवरी पॉइंट टेंशन रिमेन्स mg। लेकिन अगर आपने इसके साथ साथ कोई मास लटका दिया, रस्सी का मास भी कंसीडर कर दिया, रस्सी थोड़ी मोटी बना लेते हैं, इसके साथ लोड भी लगा दिया, तो स्ट्रिंग का मास भी लेना पड़ता है। सो लेट स्ट्रिंग इज यूनिफॉर्म, मास कैपिटल M, लेंथ कैपिटल L। अब सपोज करो कि आपको ऊपर से x डिस्टेंस नीचे आना है, ऊपर से x नीचे आना है, यहाँ एक पॉइंट मार्क कर लो आप, और पॉइंट P का टेंशन बताना है। इसका रस्सी का मास m ले लिया, और ब्लॉक का मास स्मॉल m ले लेना। फिर से सुन लो बेटा, पिंक वाली जो रस्सी है ना, इसका मास कैपिटल M है, ब्लॉक का मास है स्मॉल m, लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ है, x ऊपर से डिस्टेंस है एक पॉइंट P का, पॉइंट P पर आपको टेंशन बताना है। ध्यान देना बेटा, जब किसी चीज को लटकाते हैं ना, तो टेंशन हमेशा
नीचे वाला देता है। अगर हैंग करेंगे तो टेंशन नीचे वाला हमेशा देता है, और जब एक के ऊपर दूसरा रखते जाएंगे तो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर वाला देखता है। ठीक है ना। अभी जो टेंशन देगा वो उसके पॉइंट के नीचे कितना लोड लगा रखे हो उस मास से आएगा। पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। जब हैंग करते हैं ना चीजों को, तो किसी पॉइंट का टेंशन हमेशा उस पॉइंट के नीचे कितना मास है उसको लेके आता है। ठीक है, ट्राई करिए पहले आप। सर एल माइनस एक्स बड़ा एम जी प्लस छोटा एम जी, मतलब एल माइनस एक्स m by l into l minus x into g और प्लस छोटा mg। सही बता रहे पंडित जी। पंडित जी का आंसर सही है भैया। ऊपर वाला तो x है तो हमें तो ऊपर वाले से मतलब है नहीं, हमें तो मतलब रहेगा इस वाले लेंथ से। तो पहले यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा कि L लेंथ का मास है कैपिटल M, यूनिट लेंथ का मास होगा M/L, L माइनस एक्स लेंथ का मास निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो रस्सी का मास आ गया हमारा, और इसमें ब्लॉक का मास डायरेक्ट ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे जी से। ठीक है। ग्राफ अच्छा लगता है अदिति? सर बना लूंगी। बनाओ, सभी लोग बनाओ ग्राफ। टेंशन का एक्स के साथ ग्राफ बना लेना जरा। टेंशन ऊपर आया पड़ा है, इसको ग्राफ के फॉर्म में दिखा दो। जो बना लो, हमें कौन सा देख रहे हैं, हम देख तो पाएंगे नहीं। बना लो बस कोई ग्राफ तुम लोग। अरे एक सागर बच्चा है इधर। सागर, यस सर। बेटा तो 2 से 3 में आया ना बैच चेंज करके? यस सर। देखो मैं याद था तुम बच्चा आया। समझ में आ रहा है तुम्हें यहाँ कुछ? तो रिवाइज हो रहा होगा, ज्यादा Yes. समझ आ रहा होगा। यस सर, आ रहा है सर। सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग। यस सर, डिक्रीजिंग स्लोप के तो 1/x के प्रोपोर्शनल नहीं होगी जो टेंशन होगी? एक्स का डिनोमिनेटर में आ रही, न्यूमरेटर में आ रही है जो लिखा ऊपर टेंशन। एक्स ऊपर है कि नीचे है बता? अच्छा सर एल से क्या मतलब है? तुम्हें एक्स देखना है कि एल ठीक है देखना है? सर, ठीक है स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके आप लोग देख लो यहाँ पहली बार जब एक्स डालोगे 0, देखो एक्स हम 0 अगर डालेंगे, पुट एक्स 0, तो मुझे m प्लस mg मिलेगा। मैं वैल्यू डाल के देख लेता हूँ। अगर एक्स 0 हम डालेंगे तो टेंशन जो आएगा वो m 0 हो गया, m प्लस m इंटू जी है। पूरा रस्सी का मास आ गया प्लस ब्लॉक का मास आ गया। अब अपने छोड़ो, फॉर्मूला छोड़ो तुम। जैसे से नीचे जाओगे, हमने कहा कि नीचे वाला मास लोड देगा, तो हमेशा नीचे जाओगे तो नीचे वाला मास तो कम होता जा रहा ना। जैसे से आप नीचे जाओगे एक्स को बढ़ाओगे तो लोअर साइड जो मास है वो कम होता जा रहा, नहीं होता जा रहा है? यस सर। एक्स बढ़ेगा। वैसे भी देखिए माइनस साइन है, वैसे भी नेगेटिव साइन लगा रखे हो आप। तो नेगेटिव साइन का मतलब है कि वो माइनस के बाद वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो टेंशन घटेगी। तो मैं इसको घटाऊंगा तो एक्सिस को टच कर दूं कि ना करूं? सर नहीं, mg होगा ना, छोटा mg तो फिर भी बचेगा। नहीं होगा। एल है ना, इधर देखो एल एक्स ज्यादा, एल को आप एक्स को एल से ज्यादा कर ही नहीं सकते हो। मैक्सिमम एल जाओगे, है कि नहीं? और एल पे जाओगे तो भी तुम्हारा mg तो फिर भी बच जाएगा ब्लॉक वाला। तो ये थोड़ा रुक जाना, ऊपर रुक जाना, नीचे मत आना एकदम। एल से नीचे आगे जाना मत। पहली बात, एक्स की वैल्यू एक्स एल से बियॉन्ड होगी ही नहीं। तो यहाँ से ऐसे ग्राफ बना के यहीं रुक जाना बस।
आदित्य जब तुम एडमिशन ली थी तो तुम एक लड़की थी, कोई लीजा क्या नाम था, कह रही थी लीजा भी है। मैंने कहा तो ये कौन से बैच की बच्ची थी, TR01 की थी? नहीं सर वो तो कोई और बच्ची थी, वो वाली लीजा नहीं है ये, वो कोई और था। हाँ अच्छा ठीक है। देखिए इस पॉइंट पर जो मास होगा वो दोनों का मास होगा, है ना, दोनों का मास होगा। और नीचे जब आप आ जाओगे तो यहाँ सिर्फ ब्लॉक का मास रहेगा mg। बेटा याद रखिए आपको ना ग्राफ वगैरह भी रैंडमली पूछे जाते हैं, पर अच्छी बात क्या है कि वहाँ ग्राफ आपको बना के दिए जाएंगे 4 ऑप्शन में। बस तुम्हें अपने फार्मूले से मैच कराना पड़ेगा कौन सा सही है। ये आसान होता है, बनाना हो टफ है, ग्राफ बनाया तो आपको आसान रहेगा बनाना। ध्यान रखना है x की पावर 1 है तो लीनियर लाइन बनेगी, तो लीनियर वाली बात याद रखा करिए। और जैसे से आप नीचे जाएंगे, लोड नीचे वाला टेंशन देता है तो हमारा टेंशन घटता चला जाएगा। इसी दोनों से ग्राफ आप आराम से बना सकते हैं। मेरा लास्ट पॉइंट था कि ये पॉइंट को एक्सिस से टच नहीं करना है, थोड़ा ऊपर ही रुक जाना है, अबव L। रफ कर दो पेज। यस सर। पुली वाले बात भी जरा समझ लो आप, समझो, ध्यान से पढ़ना भी है, ये चीज बेसिक है, बाद में दिक्कत हो जाएगी नहीं समझेंगे। नीचे हमने इसका mg लगा दिया है। बना लो, डायग्राम बना लो। सारे के सारे पुली मासलेस हैं, पुली मासलेस हैं, इस चैप्टर में ध्यान रखना बेटा, पुली मासलेस है। और स्ट्रिंग जो लगा रखा है वो भी मासलेस है, स्ट्रिंग इज ऑल्सो मासलेस। पुली मासलेस, स्ट्रिंग मासलेस। इसको सीधे सीधे लगाना है, ये दो सीधे सीधे करना है। ये इंक्लाइंड है, रस्सी वही है भैया, रस्सी चेंज मत करना, ब्लू कलर वाली रस्सी इधर भी है। और अक्सर डायग्राम लेकिन तो आप ऐसा देखोगे सीधे सीधे ऊपर 2 रस्सी रहती हैं और नीचे रहता है ऐसे ब्लॉक लटका रहता है कोई, ये अलग केस हो गया। तो पहली बात देखो, स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग होती है, एक जैसे स्ट्रिंग में हर पॉइंट का टेंशन पहले इक्वल कर देना, T T T T। नीचे वाला स्ट्रिंग डिफरेंट है, ये अलग स्ट्रिंग, इसमें आप T डैश कर देना, T डैश T डैश। ऊपर वाले सभी T, नीचे वाले T डैश E, T डैश T डैश, ये पेयर बना लिया। टेंशन हमेशा पेयर में होता है, ध्यान रखना। तो जैसे और पुली से अवे होता है, लिख दीजिए अवे फ्रॉम सिस्टम कर दें, अवे फ्रॉम सिस्टम करो, सब पुली हो या कुछ और भी हो, जैसे पुली है, सपोर्ट है, मतलब इसका समझ लो। अवे का मतलब समझ लो, जैसे सपोर्ट में जाएंगे नीचे, पुली पे जाएंगे ऊपर, या नीचे लिखाएंगे, नीचे से ऊपर लग जाएगा। दो बातें मैंने बताई हैं कि एट ईच पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग टेंशन रिमेन सेम। पहली बात, लेफ्ट है चाहे राइट है, दोनों पर हर एक पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, इक्वल रहेगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप सिर्फ पुली को देखो, ये 3 चीज देखना, कितना पोर्शन यहाँ निकाल लो, T, इधर वाला T, इधर वाला T डैश। तो ये पुली हमारी बेटा रेस्ट में है, मास भी नहीं है, पुली का मास भी नहीं है। तो ऊपर नेट फोर्स 2T है,
नीचे टी डैश है तो हम लोग 2t को टी डैश करते हैं, करेंगे आगे, ठीक है। चलें आगे, समझ में आई बात? t प्लस टी डैश क्यों हुआ, समझ आया? यस सर। यस सर। पहला डायग्राम देखिए, इधर बना हुआ है, इसका देखिए क्या पंगा है इन दोनों में, क्या डिफरेंस लग रहा है उन दोनों में। देखो यहाँ जो टी और टी की लाइन ऑफ एक्शन है वो पैरेलल है नीचे वाले टी डैश के, सभी पैरेलल देख रहे हैं कि नहीं है? यस सर। यस सर। यहाँ पैरेलल सब नहीं है, ये तो है, ये नहीं है पहला वाला। इसको रिजॉल्व करिए, पहले टी यहाँ भी दिखा देना, टी दिखा दो आप, यहाँ टी डैश नीचे दिखा दो, नीचे टी डैश दिखा दो, यहाँ टी दिखा दो। बट यहाँ टी डैश को बेटा 2t नहीं लिख सकते, लिख के क्रॉस लगाइए, लिखिए क्रॉस लगाइए। तो करना ये रहेगा कि आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये रिजॉल्व करके कितना आएगा, t cos थीटा आ जाएगा इधर, t डैश इज इक्वल टू t प्लस t cos थीटा। हाँ हेलो, हाँ इसको पहले DND में डाल दो यार। तो हाँ बेटा ऊपर देखो, इधर t है इधर t है, तो t को रिजॉल्व किया तो t cos थीटा आ गया। तो t cos थीटा एंड t को ऐड करके आपको 2t डैश करना है। अब जरा आराम से देख लो सभी लोग ये दोनों पॉइंट, कब 2t करते हैं, कब 2t नहीं करेंगे, t प्लस t cos थीटा करेंगे, ये चीज सभी लोग जरा जल्दी समझ लो। समझ में आया है नहीं आया बताओ? आ गया सर। यस सर, आ गया। तो और तभी दूसरी बात ध्यान रखना बेटा, अगर पुल्ली का मास ले लेंगे तो नहीं कर सकते, पुल्ली का मास नहीं है, पुल्ली रेस्ट में भी है, क्योंकि पुल्ली में मूवमेंट है और पुल्ली में मूवमेंट होने के बाद उसमें मास भी है, तो आप नहीं कर सकते ये। जैसे आप रोटेशन मोशन में जाएंगे तो हम लोग पुल्ली को मास देते हैं, पुल्ली को घुमाते हैं, जब पुल्ली घूमती है ना, रोटेट होती है और मास भी है, तो ये टेंशन आप दोनों तरफ टी नहीं कर सकेंगे, जब जाएंगे तो हम बता देंगे। यहाँ दो बातों का ख्याल रखना कि टी डैश 2t वाला चक्कर, और दूसरा हमेशा अवे दिखाना है, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी। तो दोनों पॉइंट को लेके यूज करना। अभी ज्यादातर हमें दो फोर्स यूज करेंगे, जब और सूडो फोर्स अगर आएगा तो हम बता देंगे। अब लिखिए आप फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन में कुछ पॉइंट बताना, लिखिए लॉज ऑफ न्यूटन लिखिए। पहला न्यूटन फर्स्ट लॉ, जानते हैं सभी लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ बताने की जरूरत है क्या? कोई बच्चा है जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन नहीं पता है? नोट लिखिए, it is valid only in inertial frame of reference, इनर्शियल का मतलब लिख लेना, either at rest or moving uniformly, either at rest or moving uniformly। अच्छा एक बात सुनो, अगर मैं अपना वीडियो ऑन करूं तो क्लास लेते वक्त क्या मेरी वीडियो भी आपको लिखते वक्त दिख रही है? हैं? यस सर।
तो आप बोर्ड देखेंगे तो क्या वीडियो भी दिखती है टीचर की या नहीं दिखती है? दिखती होगी, आप देखते नहीं होगी, आप तो बोर्ड देखेंगे ना क्या लिखा हुआ है। सर नहीं, वो साइड में छोटी सी आती है वो। नहीं, आप लिखते वक्त क्या उस पर ध्यान जाता है? देखते हो आप क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं। आप पिन करेंगे तभी वो बोर्ड पर आएगा, बोर्ड पर आएगा फिर लिखा हुआ लेटर नहीं दिखेगा, मुझे लग रहा है ऐसा है। नहीं सर, दोनों चीजें नहीं, वीडियो ऑन करके मैं पढ़ाऊँ और वीडियो पढ़ाऊँ तो कोई फर्क पड़ रहा पढ़ने में? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बंद करो, नहीं पड़ कर दिया बंद वीडियो, फिनिश। चलो ठीक है, क्योंकि हम भी जब आप लोगों की वीडियो ऑन करते हैं ना, तो अगर किसी ऑन करवाते हैं तो हमें तो पूरा बोर्ड यूज करना पड़ता है। वीडियो बच्चे की हम ऑन करवा के मुझे कोई फायदा नहीं होता, मेरा तो वो भी नहीं आता, तो इसलिए फायदा ज्यादा हो नहीं रहा वीडियो का, तो इसलिए आप बिना वीडियो का मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैं कह रहा था ना कि ये या तो फ्रेम आपका मतलब सूडो फोर्स मत लगाना। पॉइंट ये है कि आप सूडो फोर्स नहीं लगाना है, सीधी सी बात। जिस पर आप बैठे हैं या तो रेस्ट में हो या फिर आप मूवमेंट अगर कर रहे हैं तो यूनिफॉर्मली मोशन हो रहा है, तो आप इस लॉ को वैलिड करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा ये बताओ, अर्थ इनर्शियल है या इनर्शियल नहीं है? नहीं है। क्या रीजन है बेटा? ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है ना उसपे। तुम्हारा असर्शन सही, रीजन गलत। और कोई बताएगा रीजन क्या है? उसमें रेवोल्यूशन भी हो रहा है और साथ में मतलब रोटेशन एक्सिस। ऐसे जान लो कि उस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। जैसे आप बैठ जाएंगे, अगर हम लोग अर्थ के साथ बैठ गए ना, तो आपको पता है अर्थ घूमती है अपने एक्सिस पे, चक्कर लगाती है अर्थ ना। चक्कर लगाने से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगने लगता है अंदर। आप जहाँ बैठे होंगे वहाँ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगने लगेगा। रेडियस इंटू ओमेगा स्क्वायर जानते हैं ना आप, आर ओमेगा स्क्वायर होता है, काफी लोग जानते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर। तो अर्थ के रोटेशन से ये बनने लगता है, और आर ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है, मुझे अच्छे से तो याद नहीं आ रहा है, शायद ये 0.34 या कुछ होती है, ऐसे 0.34 या 34 ऐसे कुछ होती है, कैलकुलेशन के बाद आएगा ये। तो सर ग्रेविटेशन फोर्स भी तो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। रुक जा, तेरी बेइज्जती नहीं हो रही, सुन लो पहले ध्यान से सुनो। ये अर्थ के रोटेशन से ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और ये वैल्यू एक्चुअली दो चीजें ध्यान रखना, ये वैल्यू बहुत कम, मुझे लगता है 0.034 आती है मे बी। यस, इसको रफ करूं, तो ये बहुत कम है। जी पहली बात जी से बहुत कम होती है, जी की वैल्यू से बहुत कम है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इसलिए अर्थ के सरफेस पर स्मॉल जी लिया करते हैं 9.8, हम इसको देखते नहीं आर ओमेगा स्क्वायर। प्रैक्टिकली यस, सिंस यू आर एक्सेलरेटेड, आपका फ्रेम एक्सेलरेटेड है, तुम जिस पे बैठे हो एक्सेलरेशन इसके अंदर, और अगर आपके अंदर एक्सेलरेशन है तो आपका फ्रेम इनर्शियल नहीं है। नाउ इट इज नॉन इनर्शियल, स्ट्रिक्टली नॉन इनर्शियल। तो हम लोग बेटा इसे एज्यूम करते हैं, है ना। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अर्थ इज नॉन इनर्शियल। बच्चों के जैसे हमने बताया एक्सेलरेशन, आप लिख लो, लैंग्वेज लिखना हो जिसको, कुछ लोगों को लिखने की आदत होती, लिखिए अर्थ इज कंप्लीटली नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या रीजन डालेंगे? ड्यू टू एक्सेलरेशन associated with its rotation। रोटेशन अपने एक्सिस वाले रीजन से भी है, और दूसरा एक रोटेशन और भी है जो अर्थ अबाउट सन भी घूमता है ना, तो अर्थ रोटेट करता है अबाउट सन, वो वाला भी इसमें आ जाएगा। घूमती हुई कोई चीज जान लीजिए इनर्शियल नहीं है,
कहीं भी आप बैठ जाएंगे ना। सर एक बार दोबारा बोल। एक बार दोबारा लिखा है? क्या पूछ रहे बेटा? बात बता दो। एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विद इट्स रोटेशन। तो हम लोग अर्थ को एज्यूम कर लेते हैं, वैसे है नहीं, ठीक है ना। हम अर्थ को एज्यूम करते हैं, वैसे है नहीं। देखो आप सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। इसमें दो चीज बोलना भी। जब आप लिखते हैं ना F=ma, जब आप लिखेंगे फोर्स F=ma, तो आप यहाँ हमेशा याद रखना F क्या लेना है, ध्यान रखना। इट इज नेट, पहली बात नेट वर्ड आगे डालना। इसके बाद आप एक्सटर्नल वर्ड डालना। नेट एक्सटर्नल फोर्स। तीसरा वर्ड जिसका ध्यान रखना, along डायरेक्शन ऑफ A, along A। ए के वेक्टर के डायरेक्शन वाले सारे फोर्सेस लेने पड़ेंगे नेट। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, ये इसकी भी कंडीशन है, इसकी भी कंडीशन है। लिखो इन अबव फॉर्मूला मास शुड बी कांस्टेंट। In this formula, mass m should be constant. मतलब वेरिएबल मास में ये नहीं लगा सकते। क्लियर? इट्स नॉट वैलिड इफ मास इज वेरिएबल। जैसे रॉकेट है, रॉकेट में होता है ना, गैस बर्न होके निकलती है पीछे की तरफ, तो गैस बर्न होने से मास कम होता रहता है, तो वहां डायरेक्ट F=ma नहीं लगा सकते। सभी लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। जैसे कोई ट्रॉली है, ट्रॉली से इंजन लगा दिया, फोर्स लगा रहे हैं, ट्रॉली में सैंड है, सैंड लीक हो रहा है धीरे धीरे। अगर लीकेज हो रहा है सैंड का, तो वहां भी आप F=ma अप्लाई नहीं कर सकते। पॉइंट आप क्लियर जरा समझ लो। क्लियर हुआ सबको? मैं नेट एक्सटर्नल की बात जरा देखो क्या है। ऋतिक चौहान, ऋतिक। यस सर। यार तुम बोलता नहीं पूरे क्लास में। एक तेरी बुलंद आवाज दिखती है, एक आध बार बोल दिया करो कभी कभी। हाँ ना, समझ आया, नहीं आया, आंसर आया, बता दो। ओके सर, ओके, ठीक है। एक फोर्स मैंने आगे लगा दिया है F1, एक लगा दिया पीछे F2, और हमने नॉर्मल एक्शन भी लगा दिया ऊपर की तरफ, N लगा दिया, नीचे mg लगा दिया। 4 फोर्सेस मैंने लगाए हैं, और मुझे A दे दिया राइट हैंड साइड। आप लोग ना सबसे पहले गलत तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड लिखा करिए, मास इनटू A। फिर आप डायरेक्शन देख लो किधर है A का, टुवर्ड्स राइट। अब इसके डायरेक्शन में फोर्स कौन सा F1 है, तो F1 हम प्लस ले लेंगे, और F2 इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब A के अपोजिट F2, तो मैं इसको माइनस ले लूंगा। F1 माइनस। और नॉर्मल रिएक्शन और mg का कंपोनेंट यहाँ कुछ आया होगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री है ना। n cos करेंगे, n cos थीटा लो या n cos mg cos थीटा लो, 90 डिग्री है। 90 डिग्री का इफेक्ट कुछ आएगा नहीं हॉरिजॉन्टल के लिए। तो जो फोर्स आप लेने गए थे वो हमने 2 फोर्स कंसीडर किए हैं, F1 F2। A का मोमेंट राइट हैंड साइड था, तो राइट हैंड साइड वाला फोर्स मैंने प्लस कर दिए, और जो अगेंस्ट था मैंने माइनस कर दिया। आई थिंक समझ में आ गई बात, पता भी तुम लोगों को वैसे। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड लिखना है। राइट हैंड साइड जाने के बाद देखना है कि A का डायरेक्शन क्या आपने लिया,
इसके बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड आना है, डायरेक्ट लेफ्ट नहीं जाना, पहले राइट जाना है फिर लेफ्ट जाना है। ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का लिखने का तरीका है, आगे हम लिखेंगे, ध्यान रखना। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं है, सारे जानने हैं, लिख लो अपने आप, लिखना हो। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं जल्दी से न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, छोटे से न्यूमेरिकल लूंगा। लिखो, देयर आर थ्री फोर्सेस, F1 vector 3i cap plus 2j cap minus k cap, and F2 vector 4i cap। 3i cap क्या है? अच्छा, क्लियर नहीं हो रहा क्या ये? सर एक बार वो 3i cap वाला रिपीट कर दो। 3i cap plus 2j cap minus k cap। रेड से ठीक दिख रहा है, रेड वाला? यस सर। F2 वेक्टर लिखो, 4i cap minus j cap minus 2k cap, and F3 vector 23j cap plus 3k cap, एक वैल्यू मैंने अपने आप ले ली है। लिखिए, देयर आर थ्री, ऊपर लिखना है थ्री फोर्सेस F1 F2 F3, थ्री फोर्सेस F1 वेक्टर F2 वेक्टर F3 वेक्टर एक्ट ऑन अ ब्लॉक। आगे लिखिए आप, एक्ट ऑन अ ब्लॉक of mass 5 kg, mass 5 kg। Calculate AX, AY and AZ, आपको तीनों बताना है। A along X axis, A along Y axis, A along Z axis। अगर कोई पूछेगा तो रिजल्टेंट बताओ, तो आप इनका वेक्टर फॉर्म में जाके AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर भी आप कर सकते हैं। चलिए सॉल्व कर लो, जल्दी से सॉल्व कर लो। तो AX तो I कैप आ जाएगा, AY -24/5 J कैप और AZ 0। AX कितना है बेटा? AX कितना बता रही है? 1 I कैप, मतलब I कैप से। ऐसे मत बताओ, सही से बताओ। I कैप। कैसे आया? F3 में तो I दिख ही नहीं रहा मुझे, F3 में तो I है नहीं। F1 F2 को I जोड़ा तो कैसे हो गया ये 5? सर वो 7/5 आ रहा है। 7/5। मुझे लग रहा है इसमें F1 को 1I लिया है। हाँ, तो गलती से क्वेश्चन से गलत उतार दिया। कोई बात नहीं, 1I लिया तो सही है, 1I लिया से 3I है तो गलत है। सर ये 7/5 है, AY 24/5 है और AZ 0 है। 0 है। चलो ठीक है, जो पूछा जाए वो लेना, मतलब x में I कैप लेना है, ये दोनों जोड़ना है, मास से डिवाइड करना है। I छोड़ दो, I कैप J कैप K कैप छोड़ दो ना आप लोग, ये तो मैग्नीट्यूड से यहाँ I कैप J कैप क्यों लगा रहे हो साथ में? AX में I कैप वाले ऐड कर लो, और Y एक्सिस के लिए J कैप वाले सभी ऐड करने हैं विद साइन, और Z एक्सिस के लिए सभी K कैप वाले ऐड करने हैं विद साइन। कोई बच्चा चाहेगा तो हम रिपीट कर देंगे, समझ में आ गया सभी को? पूछता हूँ, तो हमारा ज्यादातर बच्चे, नए बच्चों से मतलब मेरा ज्यादा है, हम नाम किसी का नहीं जान रहे हैं, हम बोल पा नहीं रहे हैं ना बच्चे का नाम। तो जो पुराने हमारे बच्चे हैं उनका नाम कुछ पता है, मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन पुराने नए बच्चों का नाम नहीं पता है, तो इसका मतलब नहीं कि हम आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बेटे, जैसे बादल का नाम याद हो गया, अब बच्चा कोई ये जरा थोड़ा इंटरेक्ट करेगा, बातचीत करता है, फिर नाम याद हो जाता है।
तो आप लोग अपने आप ही पूछ लिया करो, कोई दिक्कत हो बता दिया करो। चलो आगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये इस साल का पेपर देख के तो लगता है ऐसे, लेकिन हमेशा ना इस साल के पेपर को आप लोग रेफरेंस लेवल बना लेना कि अगले साल ऐसे ही आएगा। ध्यान रखना, इस साल बहुत बच्चे सोच रहे हैं ना कि यार हम अपने आप ही कर लेंगे, या 2-3 महीने तो रह गया, क्या जरूरत, कितनी गुरु जरूरी होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये बताओ सचिन तेंदुलकर से अच्छा कोई बैट्समैन, कोई गुरु हो सकता है? उसका गुरु कोई बनने लायक है इंडिया में? बताओ। बट गुरु फिर भी थे, और जब रिटायरमेंट हुआ ना तब तक भी इनके गुरु होते हैं। एवरी प्लेयर चाहे कितना भी खेल ले गेम ना, हमेशा एक गुरु साथ में बैठा रहेगा, कोच हमेशा ही बैठा रहता है साथ में। तो यू शुड हैव अ कोच। कहीं का भी कोई कोच हो, विदाउट कोच कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। घर में आपके सबसे अच्छे कोच माँ बाप हैं। कोई भी काम करने जाते हैं तो पूछते हैं आप बेटा कैसे करना, वैसे करना है। तो आप हमेशा याद रखिए कि गुरु होना चाहिए, और गुरु होने से मतलब भी नहीं है गुरु की बात भी सुननी है। वो कह रहे हैं ऐसे पढ़ो, तो अपना दिमाग मत लगाओ कि मुझे ऐसे पढ़ना है, क्योंकि जो भी तुम्हारा गुरु होगा तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस 100% उनको होगा, तभी और एक्सपीरियंस नहीं तो गुरु बनने लायक नहीं है, फिर उन्हें गुरु बनाइए मत अपना। सीधी सी बात है। आपको लगता है कि आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, साल एक्सपेरिमेंट करने वाला गुरु नहीं चाहिए, तो आप एक गुरु जरूर बनाएं अपने लाइफ में। हर बच्चों को चाहिए। ये मत देखो 4-5 महीने रह गया है, आप गुरु के साथ काम करेंगे जल्दी कर लेंगे, और अकेले कर लेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम बहुत लगेगा, कुछ गलत भी सीखेंगे। जैसे सिंपल सी बात थी, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन में नहीं पता है, इसी में से शायद ज्यादातर लोगों को याद ना हो कि ये बैलिस्टिक कब होता है, मास कब देखना है, स्पीड कब देखनी है। ये छोटी छोटी चीजों का बिल्कुल ख्याल रखिए। हमने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में बताया कि पहले राइट हैंड साइड लिखिए, बाद में लेफ्ट हैंड साइड लिखिए। ये सब चीजें बेटे हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है, और हमेशा आप लोग तो हो ही, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे 3-4 महीने सोच रहे हैं अपने आप कर लेंगे। अच्छा देखो, ये दोनों ब्लॉक रस्सी से कनेक्टेड है, और रस्सी हमारी रिजिड है ये, तो जब आप इसे पुल करेंगे ना F0 फोर्स लगा के, तो दोनों साथ ही साथ चलेंगे, बिकॉज ऑफ रिजिड दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल रहेगा। इसका भी ए होगा, इसका भी ए होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मान लो सपोज करो कि हमने एक ब्लॉक के साथ स्प्रिंग लगा लिए बीच में, मासिल ले लें M1 M2, तो स्प्रिंग बेटे फोर्स लगाएगी ना। देखो इसे जब खींचेंगे ना M2 को, तो M1 तुरंत नहीं चलता। आइडिया है कि नहीं? इमीडिएटली नहीं चलेगा। यस सर, पहले वो स्ट्रेच होगी। यस सर, देखो गाड़ी से पहले वो स्ट्रेच होगी, फिर वो चलेगा। हाँ, हमारे देखो ये बच्चे हैं, कुछ ट्रैक्टर पे बैठे हैं, कुछ लोग ट्रैक्टर पे कभी जो इधर से देखा ट्रैक्टर बैठा है, बादल कोई ट्रैक्टर बैठा हो बेटा? यस सर। पक्का लड़कियां कहाँ बैठी होंगी? यस सर, लड़के बैठे होंगे ट्रैक्टर में। तो ट्रैक्टर पे बैठ के देखो कितना आनंद आता है, पूरी बॉडी हिल जाती है। क्यों? इसमें सॉकर्स नहीं है, स्प्रिंग्स नहीं लगी नीचे। आपकी जो गाड़ियां हैं वो लग्जरी क्यों बनने, क्यों नीचे अच्छी स्प्रिंग लगाते हैं, तो जब भी ब्रेकर आता है या रोड ऊपर नीचे होती है तो स्प्रिंग ऊपर नीचे होती है, आपकी बॉडी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बड़े प्यार से आपको झटके लगते हैं ना। तो स्प्रिंग का काम यह है कि ये तुरंत चलना शुरू कर देगा, ये इमीडिएटली चलना स्टार्ट कर देगा A2। और A1 की बात मैं नहीं कह सकता, इट मे बी इक्वल टू A2, इट इज मे बी लेस देन A1, मे बी 0 ऑल्सो। स्टार्टिंग में तो 0 ही रहेगा, अब थोड़ा खींचेगा, जब ये खींच जाएगा तो ये भी चलना शुरू कर देगा, तो A1 आने लगेगा। लेकिन जब स्प्रिंग में मैक्स, ही नीचे लिख देता हूँ पॉइंट, लिखो व्हेन देयर इज मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, वर्ड्स में डालिए, व्हेन देयर इज मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग then A1 is equal to A2, then A1 is equal to A2. If there is maximum extension in spring, then there is A1 equal to A2. मैक्सिमम एक्सटेंड हो जाएगी ना तब इक्वल हो जाते हैं A1 A2। तो आप A1 लिख दो, A1 मे बी 0,
कि 0 भी हो सकती है। चलो फिर हमें तो आज बैक टू बैक क्लासेस लगी पड़ी हैं, तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, लॉज ऑफ मोशन को। थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेना, तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है? टाइम नहीं है, 45 पे विदाउट क्लास मुझे जानना है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके। थैंक यू सर।